सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं लाइफ लेसन नंबर 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आज का हमारा टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जो है वो हो चुका है, जिस पार्ट में हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके लाइफ प्रोसेस के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, और उस वीडियो का जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब हो चैनल, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस नॉलेजेबल आपके लिए लेकर आते रहते हैं ताकि आपकी पढ़ाई बिल्कुल ना रुके। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी में एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, किस टाइप में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किस फंक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होने की क्या सोर्सेस है, कौन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ओके, और किस फॉर्म में एनर्जी बनती है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जर्व एंड लेबल द डायग्राम गिवन बिसाइड। यहाँ पे ये डायग्राम है जिसे हमें लेबल करना है, मैंने लेबल कर लिया है। ओके, मैं आपको समझा देता हूँ इस डायग्राम के बारे में। सो स्टूडेंट्स लुक दिस, ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में दिखा रहा है। ओके, ये जो है ये हमारी नॉस्ट्रिल, ओके, नोज और नसल कैविटी, जिससे हम सांस मतलब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ये है हमारा माउथ। यहाँ पर जो पोर्शन होता है ये होता है लैरिंक्स, ओके, और ये जो पोर्शन है ये है ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद ये जो पोर्शन है, देखिए ट्रैकिया से नीचे जो ये जो दो नली गई है, एक ये वाली और सेम ऐसी वाली इधर साइड भी होती है, उन दोनों को कहा जाता है ब्रोंकाई। ये भी ब्रोंकाई है और ये भी ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई के बाद जो लंग्स के अंदर होता है, दैट इज ये हमारे लंग्स दोनों हैं, और ये दोनों लंग्स में दो ब्रोंकाई है। ये ब्रोंकाई से छोटे छोटे जो आपको टिश्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे, छोटे छोटे यहाँ पर जो कनेक्शन दिखाई दे रहे, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ओके, ये ब्रोंक्यूल्स होता है। और हमारी पेट को और हमारी चेस्ट को, मतलब कि यहाँ पर देखिए ये लंग्स और हार्ट का जो पोर्शन है, और उसके नीचे होता है हमारा एब्डोमेन। इन दोनों को अलग करने के लिए जो लेयर बनी होती है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम, ओके, जो ये वाला पोर्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये जो हम यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, ओके, इसके बारे में और बता दूं, ये जो ब्रोंक्यूल्स है, इस ब्रोंक्यूल्स में और उसे जूम कर दिया जाए, ये जो ब्रोंक्यूल है इसे अगर और जूम कर दिया जाए तो इसके अंदर होती है एल्वोलाई। ओके, ये होती है एल्वोलाई, और एल्वोलाई क्या करती है, यही ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती है। ओके, तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब हम यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो इस नसल कैविटी से होते हुए ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया से फिर ये जाती है यहाँ से ब्रोंकाई में, और ये ब्रोंकाई से जाती है लंग्स में। और जैसे ही लंग्स में जाती है, लंग्स के अंदर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और वो हर ब्रोंक्यूल्स में होते हैं एल्वोलाई। और यहाँ पर जो ये एल्वोलाई है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिसीव करते हैं, और जिस प्रोसेस से ये अंदर आता है ऑक्सीजन, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये बाहर चला जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी जो रिसेंटली जो प्रोसेस चल रही है, जिसमें हम एक बीमारी को या एक वायरस को फेस कर रहे हैं, दैट इज कोरोना। ओके, जो कोविड-19 को हम फेस कर रहे हैं, वो इसी चीज को ब्लॉक कर देता है। ओके, फिलहाल मैं भी एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट हूँ, आपके सामने जो अभी बैठा हूँ, और मैं फिलहाल मेरे ही घर में क्वारंटाइन हूँ, और मेरी टैबलेट भी चल रही है, और मैं फिलहाल हेल्दी हूँ। मैंने पूरी प्रिकॉशंस ली है, और इसलिए मैं हेल्दी आपको दिखाई दे रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, होता क्या है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना यहाँ से, तो वायरस कुछ दिन, मतलब ये हमारे स्टडी का पार्ट नहीं है, पर मुझे लगा कि जब लंग्स की और एल्वोलाई की बात ही आ गई, चला आपको बता ही दूं। तो जब हम यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, तो अगर मान लीजिए वायरस अगर हमारे बॉडी में है, तो वो कुछ दिन तक यहाँ पर ट्रैकिया में फंसा होता है। ओके, लैरिंक्स और ट्रैकिया में फंसा होता है। अगर आपने इसको यहीं पे खत्म कर दिया तो ओके, नहीं किया तो फिर ये ब्रोंकाई में, लंग्स में चला जाएगा, लंग्स से जाएगा ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल से जाएगा एल्वोलाई में।
ओके, अब एल्वोलाई में क्या होता है, यहां पर होती है गैस एक्सचेंज, यहां पर होती है गैस एक्सचेंज। अब ये गैस एक्सचेंज को ये कोरोना रोकता कैसे है, यहां पर क्या करता है इस एल्वोलाई में, यहां पे देखिए बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और यहां से ऑक्सीजन देता है। ओके, मतलब ये दोनों प्रोसेस गैस एक्सचेंज की यहां पर होती है और यहां से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेके शरीर से बाहर निकाल देता है। अब होता क्या है कि कोरोना क्या करता है, हमारे बॉडी में ये जो एल्वोलाई है जहां पर गैस एक्सचेंज होती है वहां पर म्यूकस बना देता है। म्यूकस पता है ना, जो नाक से बहता है पानी, ओके, वो कैसा होता है, ठीक होता है, गाढ़ा होता है, वो इसमें पूरा म्यूकस बना देता है और ये म्यूकस गीला होता है, जिसके कारण ना तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएंगी, लंग्स डैमेज हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, दम घुटने लगेगा और पेशेंट मर जाएगा। ओके, कुछ लोगों को लगता है, आजकल कई लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कोविड के पेशेंट अटैक से नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मरते हैं। ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प के मरना या फिर अटैक से मरना दोनों एक जैसा ही होता है। ओके, तो इसे अटैक ना समझे। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, बाकी ये जो प्रोसेस है ये है हमारे ऑक्सीजन की, जो नेसल कैविटी से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, आप लैरिंक्स ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के अंदर एल्वोलाई होती है जहां पर गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ली जाती है। और ये सारी बातें हमने लाइन्स में पढ़ी है। सो स्टूडेंट्स, in living organisms respirations occur at two level as body and cellular level। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन जो होता है ये होता है दो लेवल पर, एक बॉडी लेवल पर और एक सेलुलर लेवल पर, दो लेवल पर रेस्पिरेशन किया जाता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्यूरिंग इन अ बॉडी लेवल। तो जो बॉडी लेवल पे जो ऑक्सीजन होता है हमारे आसपास या हमारे बॉडी के अंदर, जो भी ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होता है, ओके, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों एक्सचेंज होते हैं जब हम रेस्पिरेशन करते हैं। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट अ सेलुलर लेवल, अब देखो क्या होता है कि बॉडी लेवल पर जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, गैस का यहाँ पर एक्सचेंज होता है। पर अगर हम सेलुलर लेवल में रेस्पिरेशन की बात करें, ओके, तो फूड स्टफ आर ऑक्सीडाइज आइदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो फूड स्टफ होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं विदाउट ऑक्सीजन, मतलब उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। मींस एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन भी करती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करती है। कब करती है, कैसे सिचुएशन में करती है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले, क्योंकि वीडियो को फिर से पूरा देखते रहिए, कंटिन्यू। सो स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं, दैट इज C6H12O6। विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल दिस एटम, इस एटम के बीच में कौन सा केमिकल बॉन्ड होता है? तो इन एटम के बीच में होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, और ये कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से होता है? तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने यहां पर ड्रॉ करके रखा है कोवैलेंट बॉन्ड को इमेज। देखिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन भी 6 है, तो 1 2 3 4 5, और यहां पर डबल बॉन्ड बना है, दैट इज 6। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन टोटल कितने थे? 12। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। ओह सॉरी, जरा काउंटिंग में गड़बड़ हो गई। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ओके, तो यहां पर इस तरह से ये कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है, इस बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इसके बारे में आप पूरे डिटेल में पढ़ेंगे साइंस 1 में, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड वाले लेसन में। सो स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन, इन द टर्म ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपन एक्चुअली व्हेन मॉलिक्यूल्स इज ऑक्सीडाइज। जब ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते हैं
तो केमिस्ट्री के टर्म में क्या होता है, केमिस्ट्री के टर्म में जब मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते हैं तो उसका ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होता है, ओके, और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जिससे एनर्जी फॉर्म होती है। जिस तरह से अगर हम ये एक एग्जांपल देखें, जो ग्लूकोज का C6H12O6, तो ये जब रिएक्ट करता है, ओके, ये जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होता है, कार्बन मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है और साथ में एनर्जी बनती है। नाउ स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट ऑफ फूड, ओके, ये अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं हमारे टॉपिक को, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में। ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन की बात है तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फूड स्टफ भी लगता है और ऑक्सीजन भी लगती है, क्योंकि देखिए सिर्फ खाना खाने से एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, हम ऑक्सीजन लेंगे तो मतलब वो एनर्जी के लिए, ऑक्सीजन एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए रेस्पिरेशन वाला पोर्शन सबसे पहले ऊपर दिया था। सो नाउ कार्बोहाइड्रेट and a food that we consume every day are mainly utilized for production of energy required for daily needs। मतलब हमारी रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत हमें पड़ती है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसकी मदद से, कार्बोहाइड्रेट और वो फूड जो हम रोज खाते हैं। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जो एनर्जी है एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। दैट इज एटीपी क्या है, तो एटीपी है एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आप एटीपी देखेंगे, NADH2 देखेंगे, FADH2 देखेंगे, तो ये सब क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एटीपी क्या है, NADH2 क्या है, FADH2 क्या है, जो कि ये बात आपके बुक में यहां पर सबसे पहले इन सबको समझाना था, उसके बाद देना था। थोड़ा सा पेज में आगे पीछे हो गया है, ओके, इस तरह से नहीं करना था। सबसे पहले देखिए एटीपी क्या है, क्योंकि एटीपी वर्ड आ गया तो एटीपी क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम डिटेल में जाएंगे। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 14 पर, 13 को छोड़ के 14 पर आ गए हम सबसे पहले एटीपी समझने के लिए। सो एटीपी क्या है, एटीपी है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इज अ रिच एनर्जी रिच, मतलब जो एटीपी है ये एनर्जी रिच सब्सटेंस है, इसमें बहुत सारा एनर्जी भरा होता है। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड बाय विच फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच्ड टू ईच अदर। ओके, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ओके, एडेनाइन, गुआनिन, इस तरह का जो ये ग्रुप होता है, ओके, ये जो ग्रुप में, इस ग्रुप में एटीपी जो फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे से अटैच होते हैं, ओके, उसमें एनर्जी, मतलब ये बॉन्ड के रूप में एनर्जी उसमें प्रेजेंट होती है। These molecules are stored in the cell। और ये जो एटीपी जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है ये कहां पर स्टोर्ड होते हैं, सेल में स्टोर्ड होते हैं। एज पर नीड, जैसे जिसकी जरूरत पड़ती है इनका यूज होते जाता है। As per need, chemically ATP is a triphosphate molecule formed from adenosine ribose nucleoside। ओके, मतलब ये जो ATP है ये एक ट्राइफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट, 3 ग्रुप के फॉस्फेट से बना, ओके, फॉस्फेट के 3 ग्रुप इसमें मिले हुए हैं, इसलिए इसे ट्राइफॉस्फेट कहा गया है। ओके, ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है और ये बनता किससे है, एडेनोसिन राइबो न्यूक्लियोसाइड से बनता है। किससे बनता है, एडेनोसाइन राइबो न्यूक्लियोसाइड से। इट कंटेन अ नाइट्रोजनस कंपाउंड एडेनाइन, और इस एटीपी में नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है जिसे हम एडेनाइन कहते हैं। पेंटोज शुगर होता है, ओके, जिसे हम राइबोज, ओके, एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप भी होते हैं। एज पर द नीड एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड, और जैसे ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ओके, बॉडी में, ये डिराइव्ड होते हैं, ये अपने बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटते हैं जब एनर्जी की, बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। जो एटीपी मॉलिक्यूल होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये अपने बॉन्ड को तोड़ता है और तोड़ने के बाद हेंस एटीपी का, और तोड़ने के बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और जैसे ही एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब एटीपी का काम ही है कि जब भी बॉडी को जरूरत पड़े
ओके, वो अपने बॉन्ड को तोड़ेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर जो एटीपी होते हैं, ये एटीपी क्या करते हैं, जब भी बॉडी को जरूरत होती है ये एटीपी बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एनर्जी उसमें से रिलीज होती है और हमारे बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसलिए एटीपी को एनर्जी रिच या एनर्जी करेंसी कहा जाता है। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद देखिए यहां पर NADH2 की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स NADH2 है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, ये है NADH2 का फुल फॉर्म, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FADH2 है फ्लैविनिन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये सब क्या है, ये सब एनर्जी है, हमारे बॉडी के अंदर के प्रोटीन्स है। बोथ एंजाइमिन्स आर फॉर्म इन अ सेल। ये जो दोनों एंजाइमिन्स है, एंजाइमिन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में डाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो ये जो दोनों एंजाइमिन्स है हमारे बॉडी में सेल्स में फॉर्म होते हैं एंड यूज सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूजफुल होते हैं। तो ये समझ गया आपको एटीपी क्या है, ओके, और NADH2 FADH2 क्या है। ओके, अब इसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, carbohydrate of food that we consume every day mainly utilize production of energy required for daily needs। मतलब हमें रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने के लिए जो भी एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से और फूड से मिलती है। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलती है, एटीपी क्या है वो हमने समझ लिया। फॉर दिस पर्पस ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल। अब इस काम के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ओके, ग्लूकोज क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट, ये ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप सेल में। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होता है, ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलता है उसका ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी ब्रेक होती है, बॉन्ड होती है, एनर्जी बनती है वहां पर। ओके, इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्यूर अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय टू मेथड। सेलुलर रेस्पिरेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो मेथड में होती है। Those two methods are aerobic respiration जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। In aerobic respiration glucose is oxidized in a 3 step। और एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन को हम अभी समझने वाले, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को फिलहाल नहीं, फिलहाल हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला टाइप है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसे हम क्रेब साइकिल भी कहते हैं, और चौथा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ऐसे 3 तरह की स्टेप होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की। आइए इन तीनों स्टेप को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहली स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। ओके, सो ग्लाइकोलिसिस, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑक्यूर इन साइटोप्लाज्म। तो हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। ओके, और ये जो साइटोप्लाज्म मतलब ये जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है ये होती है साइटोप्लाज्म में। अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप। मतलब ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन के साथ, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल तक पहुंचता है, और जब वो सेल के अंदर जाता है तो सेल के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म, उसके अंदर होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलता है तो ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होता है। इन दिस प्रोसेस एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, हर इस प्रोसेस में हर जो प्रोटीन है उन तीनों प्रोटीन के 2-2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एटीपी के 2, NADH के 2। ओके, और साथ में वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ओके, सो मॉलिक्यूल ऑफ ईच, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच फॉर्म, दैट इज पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर।
सो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, जो पायरुविक एसिड है, ओके, पायरुविक एसिड ये एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे लिए बहुत सारा यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, क्यों है, वो भी हम बात करेंगे। सो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं और ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइमिंग ए। मतलब जो एंजाइम होते हैं हमारे बॉडी में, जो रेस्पिरेशन के लिए काम आते हैं, जो बॉडी में डाइजेशन के काम आते हैं, ऐसे मतलब ये जो पायरुविक एसिड है ये टूटता है, ये बनता है और ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइमिंग ए में। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में 2 मॉलिक्यूल NaDH2 के बन जाते हैं और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, और ये दोनों ये रिलीज हो जाते हैं इस प्रोसेस में। मतलब इस प्रोसेस में रिलीज होते हैं जिसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, मतलब यहां पर एनर्जी फॉर्म होती है। ओके, मतलब सेल के अंदर जब ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, देखिए ऊपर रिएक्शन बताया था हमने, जब ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, वाटर फॉर्म होगा और एनर्जी बनेगी। ओके, तो इन प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी फॉर्म हो रही है। उसके बाद है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। और इसे समझने के लिए सबसे पहले क्रेब्स साइकिल को किसने बनाया उसकी ओर चलते हैं। सबसे पहले उन साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन करते फिर करते हैं, क्योंकि कई बार मतलब आपके बुक में ऐसा बहुत सारी जगह है जो चीज पहले देना चाहिए वो नहीं है, वो बाद में है। तो आइए सबसे पहले इन्हें समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की, अभी हमने ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस पढ़ी। ओके, अब इसके बाद क्रेब्स साइकिल भी पढ़ने वाले, तो भाई सबसे पहले इनके बारे में जान ले। सो प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर बाय 3 साइंटिस्ट। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर की, गुस्टाव एम्बेडन, ओटो मेयरहूप एंड जेकोब पेरनस। ओके, ये तीनों ने मिलकर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को डिस्कवर किया अलोंग विद देयर कलीग्स, और उनके साथ उनके कलीग्स भी थे, जो ये 3 उसमें से ये मेन थे। फॉर दिस पर्पस दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन मसल्स, और इसके लिए उन्होंने मसल्स पर एक्सपेरिमेंट किया। हेंस ग्लाइकोलाइसिस आल्सो कॉल्ड, और इसलिए ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है उसको एम्बडेन, मेयरहूप, पेरनेस, मतलब देखिए ये गुस्टाव एम्बडेन का नाम आ गया, मेयरहूप का नाम आ गया और पेरनेस का नाम हो गया। ओके, तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है इसे एम्बडेन, मेयरहूप, पेरनेस पाथवे, मतलब EMV पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। जो हमने भी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस पढ़ी उसे EMV पाथवे के नाम से भी जाना जा सकता है। याद रखिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज जो आज आप पढ़ रहे हैं वो आप आगे जाके नहीं पढ़ेंगे, और जब आप नीट की एग्जाम फाइंड आउट मतलब फाइट करेंगे तो हो सकता है ये छोटी छोटी चीजें वहां तक भी पूछ ले। ओके, तो भाई ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को और किस नाम से जाना जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए EMV पाथवे। EMV का फुल फॉर्म क्या है, तो एम्बेडन, ओके, मेयरहूप, पेरनेस, ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। द साइक्लिकल रिएक्शन ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वेयर डिस्कवर्ड बाय सर हेंस क्रैब। और जो साइक्लिकल रिएक्शन है जिसे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल, ओके, एसिड साइकिल कहते हैं, इसे डिस्कवर किया हेंस क्रैब ने, और इसलिए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। हेंस दिस साइक्लिकल प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल, और इसलिए इस साइक्लिकल प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। एंड ही हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1953 फॉर हिज डिस्कवरी। तो आपने अब ये इंट्रोडक्शन देख लिया, आपने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जान लिया, और क्रेब्स साइकिल को मतलब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड को क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्यों ये भी जान लिया। अब उसके बाद आते हैं इसके डिटेल में। बोथ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइमिंग ए एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो देखिए 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं एसिटाइल कोएंजाइमिंग ए के बारे में जो हमने पढ़ा था, इसके जो दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं एसिटाइल एंजाइमिंग ए, 2 मॉलिक्यूल NaDH2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इन्हीं की बात हो रही है। इसके जो मॉलिक्यूल क्या है, NaDH2 और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोथ मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइमिंग ए एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसके अंदर एंटर करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है, सेल्स में। सो साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड
ट्राई कार्बोजिलिक एसिड। और ये जो होता है साइक्लिक चेन होता है, ओके, सेल्स के अंदर ये साइक्लिक चेन चलती रहती है और इसे ट्राई कार्बोजिलिक एसिड कहते हैं। इज ऑपरेटेड ऑन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये किस में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। एसेटाइल पार्ट ऑफ एसेटाइल को एंजाइमिंग ए, एसेटाइल क्या है? ये एसेटाइल को एंजाइमिंग जो है, एसेटाइल को एंजाइमिंग ए का ये एक भाग है, एक पार्ट है। एसेटाइल इज अ कंप्लीटली ऑक्सीडाइज थ्रू दिस साइक्लिक प्रोसेस, इस साइक्लिक प्रोसेस से, ट्राई कार्बोजिलिक साइक्लिक प्रोसेस से ये जो एसेटाइल है ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2 एंड FaDH2 आर डिराइव्ड। और इसके बाद जब ये मतलब ट्राई कार्बोजिलिक एसिड साइकिल जो है, इस साइकिल में एसेटाइल को एंजाइमिंग ए में से एसेटाइल ये सब्सटेंस पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसके ऑक्सीडाइज होने से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस NaDH2 और FaDH2 ये सारी एनर्जी उसमें से डिराइव्ड होती है, बनती है, और ये सारी एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है। ओके, जो कि हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब देखिए किस तरह की एनर्जी, कितने टाइप में एनर्जी हमारे बॉडी में बनती चली जाती है। तो दो टॉपिक हमने पढ़ लिए, किसके बारे में? एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में तीसरा टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन अ चेन रिएक्शन। तो ये जो चेन रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन किसका स्टूडेंट? चेन रिएक्शन है ट्राई कार्बोजिलिक एसिड साइकिल का चेन रिएक्शन। ओके, और ये ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो चेन रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, अब इसके बारे में देखेंगे। तो यहां पर देखिए ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्राई कार्बोजिलिक एसिड के बारे में ये एक डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? ये हमारे सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? ये जो देखिए पिंक कलर में आपको दिख रहा है पायरुविक एसिड। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है। ये बाहर की आउटर मेम्ब्रेन जो उसे मतलब प्रोटेक्ट करती है, और ये इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद यहां पर जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैटर है। ओके, और उसके बाद यहां पर सब में ये होता है ये पायरुविक एसिड, सॉरी फैटी एसिड, और इसके अंदर रहता है NaDH2, FaDH2, NaDH, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सब इसके अंदर होता है। So students, molecule of NaDH2, molecules of NaDH2 and FaDH2 formed during all above the process participate in electron transfer change reaction। मतलब हमने जो ऊपर दोनों प्रोसेस देखी, ग्लाइकोलाइसिस की और ट्राई कार्बोजिलिक एसिड की, इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है? NaDH2 और FaDH2 के मॉलिक्यूल बनते हैं और पार्टिसिपेट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर रिएक्शन में। ड्यू टू दिस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, इसमें ATP के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, एंड 2 आर ऑब्टेन फ्रॉम ईच NaDH2, मतलब NaDH2 होता है, एक NaDH2 में से 3 मॉलिक्यूल ATP के मिलेंगे और 2 ओके ईच NaDH मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फ्रॉम FaDH2। मतलब देखिए NaDH2, देख जब ये रिएक्शन होता है तो NaDH2 और FaDH2 फॉर्म होते हैं। तो NaDH2 में से 3 मॉलिक्यूल ATP के निकलेंगे और FaDH2 में से 2 मॉलिक्यूल ATP के निकलेंगे। ओके, सो मॉलिक्यूल बिसाइड molecule beside ATP, water molecule are also formed in this reaction। अब ये जो मॉलिक्यूल है ATP के मॉलिक्यूल जो है, ATP तो यहां पर मिलेगा, FaDH2 से 2 मॉलिक्यूल ATP के मिलेंगे, NaDH2 से 3 मॉलिक्यूल ATP मिलेंगे। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होते हैं इस रिएक्शन में। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। Thus a molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration। और इसलिए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होते हैं। ओके, ऑक्सीडाइज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। कहां पर?
एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। Thus the molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration and molecule of carbon dioxide and water are produced along with energy। मतलब जैसे ही ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे, इसके ऑक्सीडाइज होने से एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और ये एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बनेगा जो बाहर निकल जाएगा, वाटर भी बनेगा और एनर्जी भी फॉर्म हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है एनर्जी बनने की। तो एनर्जी की तीन प्रोसेस में मतलब जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस देखा, इसमें भी एनर्जी एटीपी NADH2 ओके इसी फॉर्म में थी। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा है, तो इसमें भी NADH2 और FADH2 देखा, जिसमें एटीपी ही बना, एटीपी बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना ओके। और साथ में इनका हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन भी देखा और साथ में हमने इनके बारे में तो पढ़ लिया है। अब आइए देखते इधर। सो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए एटीपी और एडीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ओके, ये ट्राइफॉस्फेट और ये डाइफॉस्फेट। तो यहां पर देखिए एडेनाइन, राइबोज, फॉस्फेट बॉन्ड विथ मोर एनर्जी। अब यहां पर देखिए ये एडेनाइन और ये फॉस्फेट के तीन बॉन्ड, सो एडेनोसाइन टाइफॉस्फेट या एडेनाइन टाइफॉस्फेट इसे हम कहते हैं। इससे क्या होता है, एडेनाइन यहां पर डाइफॉस्फेट मतलब यहां पे फॉस्फेट आपको दो मिलेंगे प्लस ऑर्गेनिक फॉस्फेट एक अलग से मिलेगा और यहां से होती है एनर्जी रिलीज। ये एनर्जी मतलब एटीपी एनर्जी करेंसी, मतलब एटीपी क्या है, ये एक एनर्जी करेंसी है। मतलब एटीपी के पास एनर्जी होती है और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब इसके बॉन्ड ब्रेक होते टूटते हैं तो एनर्जी ये रिलीज करता है। एडीपी यहां पर कोई एनर्जी नहीं, इसके पास भरपूर एनर्जी, इसकी बैटरी पूरी चार्ज है, इसकी बैटरी लो है। जब बॉडी को इसकी जरूरत पड़ती है ये ब्रेक डाउन होता है, पूरी की पूरी एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो स्टूडेंट्स if there is insufficient amount of carbohydrate in body due to exceptional condition like fasting and hunger, मतलब मान लीजिए जब हम भूखे रहते हैं ओके, हमें भूख लगती है या फिर हम उपवास रखते भूखा रहते हैं, तब हमारे बॉडी में कोई खाना नहीं होता। ऐसे में हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तब क्या होता है, देन लिपिड्स एंड प्रोटीन आर यूज एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए लिपिड और प्रोटीन का यूज होता है और लिपिड और प्रोटीन ये दोनों मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इन केस लिपिड्स दे आर कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड, लिपिड फैटी एसिड में बदल जाते हैं, वेयर प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। इसकी ट्री डायग्राम नेक्स्ट पेज में वो भी देखेंगे। फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड आर कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइमिंग ए, और फैटी एसिड और एमिनो एसिड दोनों मिलकर एसिटाइल कोएंजाइमिंग ए बनाते हैं। एन एनर्जी ऑब्टेन थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और पूरी तरह से उनका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी ऑब्टेन होती है और एनर्जी हमें मिलती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं और साथ में एनर्जी भी बन जाती है ओके। द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आइए इसे हम बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स अभी हमने जो पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो यहाँ पर देखिए ये तो साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। अब ये प्रोसेस है ओके, थोड़ा ये लास्ट टॉपिक है और वैसे वीडियो थोड़ा बड़ा होता चला है पर टॉपिक कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स ओके, टॉपिक को बीच में हम नहीं छोड़ सकते। सो प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। तो जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में किस तरह से होता है, अब देखिए स्टूडेंट्स, लिपिड और प्रोटीन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बस ये याद रखिए बीच वाला पोर्शन। कार्बोहाइड्रेट, हम बॉडी में जब खाना खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोलाइसिस ओके। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या देखा हमने, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें हमें एनर्जी मिलती है। इस ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड से बनता है एसिटाइल कोएंजाइमिंग ए ओके। और उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइमिंग ए क्रैब साइकिल के थ्रू ये चलता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और उसके बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज हो जाता है, वाटर बन जाता है, साथ में एनर्जी फॉर्म होती है। ये एनर्जी प्रोडक्शन का ट्री डायग्राम। अब मान लीजिए हमने खाना नहीं खाया, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में नहीं बना, ग्लाइकोलाइसिस भी हमारे बॉडी में नहीं बना, पायरुविक एसिड भी हमारे बॉडी में नहीं बना, क्योंकि अब हम उपवास कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे बॉडी में लिपिड्स और प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर पहले से होते हैं। अब लिपिड क्या करता है, फैटी एसिड छोड़ता है, और प्रोटीन एमिनो एसिड छोड़ता है, और फैटी एसिड और एमिनो एसिड दोनों मिलकर एसिटाइल कोएंजाइमिन ए बनाते हैं। फिर वही प्रोसेस क्रेब्स साइकिल की, और बाद में एनर्जी का फॉर्मेशन होना। ओके, तो ये जो बीच वाली प्रोसेस कब होती है, जब हम खाना खाते हैं और एनर्जी बनाते हैं, और जब हम उपवास रखते हैं तब लिपिड और प्रोटीन वाली प्रोसेस शुरू हो जाती है। ओके, आई होप दैट ये बिल्कुल अच्छे से समझ गया होगा। उसके बाद देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सेल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल में एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जो सेल्स है या फिर कुछ लिविंग और जो छोटे ऑर्गेनिजम्स है, उसमें एक एग्जांपल है ई कोली। ये एक बैक्टीरिया है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और एक होता है क्लोस्ट्रीडियम पेरीफिंगर्स, ये भी एक बैक्टीरिया है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। सो स्टूडेंट देखिए, अभी हम ग्लूकोज की बात करते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड, फर्मेंटेशन। तो मेन यहां पर प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन। ओके, याद रखिए हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बनेगा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से बनेंगे पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से बनेगा फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन से होगा डिफरेंट प्रोडक्ट, और फर्मेंटेशन के द्वारा हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज विनेगर और विटामिन बनेगा। ओके, और वेरियस माइक्रोब्स का यूज होगा। ओके, इस प्रोसेस के लिए। अब यहां पर देखिए, ग्लाइकोलाइसिस से डायरेक्ट पायरुविक एसिड बनाया जाता है, पायरुविक एसिड से होता है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनता है। आपने देखा होगा ईस्ट एक तरह का बैक्टीरिया है, उसे फर्मेंट किया जाए तो अल्कोहल बनता है। ओके, और ये अल्कोहल बन जाएगा। ओके, इससे एनर्जी बनती है। उसके बाद पायरुविक एसिड, फर्मेंटेशन, इससे बनते हैं लैक्टिक एसिड, जो लैक्टोबैसिलस दही में होते हैं। ओके, और अब ये जो लैक्टोबैसिक है, अब यहां पर ये जो बात है, ये देखिए, ये ईस्ट, ये माइक्रोब्स की है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस तरह से अपना एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये भी वेरियस जो माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। पर ये वाला जो कॉलम है, इसमें हम देख रहे हैं ये एरिथ्रोसाइट्स, मतलब होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो हमारे अंदर होता है, मसल सेल्स जो हमारे अंदर होती है, मतलब हमारी मसल्स भी क्या करती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, मतलब बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करती है। कब करती है, कैसे करती है, वो भी बताऊंगा। सो पायरुविक एसिड, उसके बाद फर्मेंटेशन, फिर लैक्टिक एसिड, फिर एरिथ्रोसाइट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में जो एरिथ्रोसाइट्स है, मतलब आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड कार्पोसल्स कहते हैं, डज नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, मतलब रेड ब्लड की जो सेल्स होती है उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। सो आरबीसी जो है ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद मसल सेल्स की बात करें तो स्टूडेंट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी थक जाती है, हमारे बॉडी से पसीना निकलने लगता है। ऐसे समय में हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पर ऐसे में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा हांफने लगते हैं, बहुत ज्यादा सांस लेने लगते हैं, और इतनी ज्यादा सांस हम इसलिए लेते हैं कि हमारे बॉडी के हर पार्ट को बहुत सारे ऑक्सीजन की जरूरत है, और वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हम लंग्स के थ्रू पूरी नहीं कर सकते। फिर ऐसे समय में क्या होता है कि हमारी जो मसल्स है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। कब? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, और जब मसल्स रिलैक्स हो जाती है, थकी नहीं रहती, रिलैक्स हो जाती है, एक्सरसाइज के कुछ देर बाद वापस मसल जो होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देती है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया। अभी तक जो हमने पढ़ा वो था एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम बात करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। आइए देखते हैं कैसे। सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ ऑक्सीजन ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकते, मतलब ऑक्सीजन उन्हें मार देगा।
ऑक्सीजन उनके लिए हानिकारक है। एग्जाम्पल, मेनी बैक्टीरियाज, बहुत सारे बैक्टीरियाज है ऐसे। सच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू परफॉर्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। सो ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन आर टू स्टेप ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो दो मेन प्रोसेस है वो एक है ग्लाइकोलाइसिस और एक है फर्मेंटेशन, जो ऊपर हमने ट्री डायग्राम में देखा था। ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखिए, ग्लूकोज तो इसमें भी होता है, पर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज कब होगा? जब उसे ऑक्सीजन पूरी तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसे ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, मतलब पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता, जिसके कारण कम अमाउंट में एनर्जी वहां पे बनती है। सो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। फिर इसलिए इस एनर्जी को पूरा करने के लिए, क्योंकि अब एनर्जी पूरी तरह से बनी नहीं है, फिर एनर्जी को पूरा करने के लिए क्या होता है, पायरुविक एसिड वहां से प्रोड्यूस किया जाता है ग्लाइकोलाइसिस की मदद से, और इस कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक एसिड, और उसे फिर ऑर्गेनिक एसिड या फिर अल्कोहल में बदल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। मतलब कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनकी मदद से ग्लाइकोलाइसिस को कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑर्गेनिक और अल्कोहल में। ओके, इन दिस प्रोसेस दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। सम हायर प्लांट एनिमल एंड aerobic microorganism also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is a depletion in oxygen level in surrounding। अब कुछ प्लांट और कुछ एनिमल और या कुछ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए उनके सराउंडिंग में, ऑक्सीजन डिप्लेक्ट हो जाए, तब वो क्या करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बीज है जिसको मिट्टी के अंदर दबा दिया गया है, तो वो अब मिट्टी के अंदर दबा हुआ है तो उसे बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो जो स्प्राउटिंग जो होगा वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए केचुआ, जिसे हम गेंडूर कहते हैं, मराठी में ज्याला अपन गांडूळ बनतो, जब वो जमीन के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर घुस जाता है, तब उसे ऑक्सीजन बाहर से नहीं मिलता, फिर वो क्या करता है, वो अपनी स्किन से, अपने सेल से वो एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। सो एग्जाम्पल, सीड परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे बीज जो है जब वो अंकुरित होता है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि इफ द सॉइल सबमर्ज अंडर द वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन, क्योंकि जर्मिनेशन के समय वो मिट्टी के अंदर डूबा हुआ होता है। सिमिलरली आवर मसल्स आल्सो परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमारी जो मसल्स है वो भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, जिसके कारण हमारे बॉडी में कम प्रमाण में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड ड्यू व्हिच फील टायर्ड, और कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर उसके कारण लैक्टिक एसिड बनता है, और ये लैक्टिक एसिड के कारण ही हम थकते हैं। मतलब हम दौड़ते दौड़ते और हमारे पैर दर्द क्यों करते हैं, क्योंकि पैरों में लैक्टिक एसिड बन जाता है, और उसी कारण हमें पैरों में दर्द या थकान महसूस होती है। ओके, और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता, और उस समय हमारी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो हमारे टॉपिक के अंदर था, जिसमें हमने देखा था लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर। सो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में होने वाला जो एनर्जी प्रोडक्शन है, ये आपको पूरी तरह से कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आई होप दैट ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट बायोटेक अकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।